वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैसे कवि ने अंदाजे लगाए कि शायद ये कोयल मेरे लिए कोई संदेश लेके आई है मेरे मित्रों का, और दूसरा बताया कि शायद इसका कोई अनमोल खजाना था मेरी तरह वो लुट गया, और तीसरा बताया कि शायद ये पागल हो गई है या इसने किसी जंगल की आग को देख लिया है। जंगल की आग से तात्पर्य था लोगों के मन के अंदर जो विद्रोह या क्रांति की भावनाएं भड़क रही हैं, उससे संबंध था कवि का। तो अब आगे देखिए, अब कवि क्या करता है, बताएगा कि हमारे अंदर उन जेलों के अंदर कौन कौन से अत्याचार किए जाते हैं। वो देखिए एक बार, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तू देख नहीं रही है कि हमने क्या पहने हुए हैं, जंजीरों के गहने पहने हुए हैं। बेटा आपने देखा होगा कभी पुरानी फिल्मों के अंदर या कभी फोटो के अंदर देखा होगा कि जो कैदी होते थे पहले, उनको बुरी तरह से हथकड़ियों और बेड़ियों के अंदर जकड़ के रखते थे। हाथों के अंदर भी होती थी और गले के ऊपर भी एक कड़े में लटका करके जंजीरें लाद दी जाया करती थी, और पैरों में भी उनके बेड़ियां पड़ी होती थी बड़ी भारी भरकम। तो कहती है कहता है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, कि ये हथकड़ियां नहीं है। तो अगर तुम इसे हमारा बंधन मान रहे, हमारा बंधन नहीं है ये ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश राज ने हमको गहने दिए हैं। मतलब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी भावनाएं हैं उनके मन में बलिदान की। वो अपने बंधनों को, अपनी हथकड़ियों को, अपनी बेड़ियों को बंधन न मानकर, हथकड़ियां न मानकर, बेड़ियां न मानकर क्या मानते हैं, अपना गहना मानते हैं। सोचते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर के हमें ये इनाम स्वरूप दिए हैं, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिल पाता, ये केवल उसको मिलता है, उस महान व्यक्ति को मिलता है जो देश के लिए कार्य करता है। क्योंकि कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी कि देश के लिए आवाज उठाना। तो हमने कोई नेक काम किया है, और वो नेक काम क्या है, अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाना। और इस नेक काम से खुश होकर के अंग्रेजों ने हमें उपहार स्वरूप क्या दिए हैं, ये बेड़ियां दी, ये हथकड़ियां दी, ये जो है इनाम दिया हमको। तो कितनी देखिए मन की ललक है कि वे देश के प्रेम में अंधे होकर के, देश प्रेम में डूब करके अपने बंधनों को, अपनी हथकड़ियों को भी अपना हथकड़ी ना मान करके क्या मानते हैं, उनको अपना मेडल मानते हैं, उनको अपना इनाम मानते हैं, और सोचते हैं कि हम बड़े खुश नसीब हैं जो ये मौका हमारे जीवन में आया कि हम अपने देश के लिए मतलब क्या हो रहे हैं, बंधन में जा रहे हैं, और अपने देश के लिए हमारे हाथों में ये हथकड़ियां आज पड़ी हैं। तो इसी कारण कहा उन्होंने कि ये हथकड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज ने खुश होकर के हमें गहने दिए हैं। कोल्लू की चर्रकचू जीवन की तान, कि जो कोल्लू होता है ना, कोल्लू आपने देखा होगा बच्चों, कोल्लू जो होता है जिसमें गन्ने का रस निकालते हैं, देखा होगा आपने, ये बड़े लेवल का भी होता है। आजकल तो फिर भी बहुत सी मतलब वैज्ञानिक प्रगतियां हो चुकी हैं, जिस कारण अलग अलग प्रकार के कोल्लू हो चुके हैं। लेकिन पहले जो होते थे कोल्लू, वो काठ के बने होते थे, और काठ का कोल्लू जब चलता है, मान लो काठ की कोई चीज चलती है, तो उसमें से चरक चूं की आवाज आती है। देखो चरक चरक बोलती है। कभी आप बैलगाड़ी में बैठे हो या काठ की कोई चीज चलती देखी हो आपने, जैसे हमारी चारपाई होती है उस पर भी हम बैठते हैं तो चरक की आवाज आती है। तो मतलब कोल्लू की जो चर्रक चू है, ये बताना चाह रहा है कि हम कोल्लू चलाते हैं जेल के अंदर, और उसके अंदर जो चर्रक चू की आवाज आती है, जीवन की तान, वो आज हमारे जीवन की तान है, जीवन का संगीत है। क्योंकि और तो संगीत कोई सुनने को मिलता नहीं जेल के अंदर। तो हम जो कोल्लू चलाते हैं, हमारे हाथों से चलवा जाता है, हमसे काम करवा जाता है, तो वही कोल्लू के चर्रक चू है, जिसमें से आवाज निकलती चर्रक चू की, वही हमारे जीवन की क्या है, आज संगीत है। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो गिट्टियां है ना, गिट्टी क्या होते हैं, जो पत्थरों के छोटे टुकड़े होते हैं, उन पर हमारी उंगलियों ने अपने गान लिख दिए हैं, अपनी महिमा लिख दी है। कहना क्या चाह रहा है कि जो जेल के अंदर होता था जब कैदी, तो उससे पत्थर तुड़वाए जाते थे, बड़े बड़े पहाड़ रख करके सामने दे दिया करते, और उनको तोड़ना पड़ता था पहाड़ के पत्थरों को, बिल्कुल छोटे छोटे गिट्टियों में। तो कहता है कि हमारे उंगलियों ने जो गान लिख दिए हैं, मतलब हमारी मेहनत दिखती है साफ इन छोटे छोटे पत्थरों को देख करके, कि देखिए ये हमारी मेहनत है, हमारी उंगलियों की महिमा है कि हमने इसको छोटा किया है। और देखो उंगलियों पे मतलब फाले उठाया करते उनको, तो यही बताना चाह रहे हैं वो। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि मैं मोट को खींचता हूं पेट पर लगा के जुआ। पहले आप शायद जानते नहीं होंगे, जब वैज्ञानिक प्रगतियां नहीं हुई थी, तो किसान जो करते थे, क्या करते थे, जिस समय ट्यूबवेल ट्रैक्टर नहीं थे, उस समय वो लोग अपने बैलों से अपने खेतों में पानी दिया करते थे। वो जुआ लगा करके बैलों के ऊपर मोट खिंचवाया करते थे। मोट एक चीज होती है जो रहट के ऊपर लगती, पहले रहट यूज हुआ करता था, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बना के दिखा भी दूं आपको कि क्या होता था। मान लो यहां जो जमीन होती थी, उसके पास तो कुआं होता था ऐसे, यहां पर मतलब जो गहराई में हुआ करता है ऐसे, यहाँ पे पानी हुआ करता उसके अंदर, और ऊपर जो होता था एक गोल चक्कर हुआ करता रेत का, जिसका थोड़ा सा हिस्सा पानी में डूबा रहा करता था। उसके यहाँ पे एक डंडा लगा होता था, और ये डंडा जो इधर जुड़ा होता था इस टाइप में, और इस रेत के ऊपर क्या होता था, ऐसे बाल्टियां लगी होती थी अलग अलग स्थान पर, और
जो बैल होते थे वो क्या करते थे, इस रैट को लेकर के इस कुएं के चारों ओर चक्कर लगाते रहा करते थे, और जब बैल घूमा करते तो इस जो ये लकड़ी हुआ करती थी इसके सारे ये अपने आप में ये चक्कर भी घूमता रहता था, और जब ये घूमते घूमते बाल्टी नीचे जाती तो यहां पानी से भर करके आती थी, और अपने आप ऊपर आकर के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर आकर वो पानी बिखर जाया करता था, और इधर नाली बनी होती थी पानी की, और इस तरह से पानी अपने आप बिखर जाया करता, और इस तरह से यहाँ पानी चलता रहा करता और कुएं से पानी निकलता रहा करता था। तो ये रैट होता था बच्चों अपने आप में इस तरह से होता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक हमारा जो मोट लगा होता था तो उसको मोट बोलते थे, जो जिसको बैल चलाते थे, और क्या लगा करके, जुआ लगा करके। अब जुआ क्या होता है, आपने देखा होगा कि बैलों के ऊपर एक कुबड़ लिखना होता है, और कुबड़ के ऊपर एक इस तरह से दो डंडे होते हैं बराबर में, और इस तरह से एक चीज होती है जो उस कुबड़ के ऊपर ये रखते हैं, और पीछे गाड़ी जुड़ी होती है, मतलब यहाँ पर जो है गाड़ी जुड़ी होती है, और ये जो होता है उनकी कमर के ऊपर रखा जाता है, जो कुबड़ निकला होता है उसके ऊपर, उसको जुआ बोलते हैं। मतलब दो समांतर डंडी लगी होती हैं। कभी आपने देखा भी होगा जो कलकत्ता के अंदर होते हैं रिक्शा चलाने वाले, वो क्या करते हैं, अपने हाथ से रिक्शा खींचते हैं। तो देखा होगा वो क्या करते हैं, उस जो अगला डंडा होता है जिसके सारे वो खींचते हैं उसको अपने पेट के सारे लगाते हैं। तो सेम काम यहां पर वो करते हैं कि जो बैलों वाला काम होता है उनको करना पड़ता है कि वो मोट खींचता है, क्या लगाकर, पेट पर अपने जुआ लगा करके, ठीक है। और बैल क्या करते हैं, जुआ लगा करके और मोट खींच करके पानी से खाली करते हैं कुएं को। तो यहां किसको खाली कर रहा है, वो भी पानी निकाल रहा है, बट कह रहा आगे, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि मैं पानी का नहीं कुआं खाली कर रहा, मैं तो ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूं। कि वो सोचते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो ये हार मान लेंगे, नहीं, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं इनके अत्याचारों से, क्योंकि मैं दिखाता हूं उनको काम करके, बेशक कम खाना दे, कितना ही मारे, कितना ही पीटे, कितना ही काम क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। और इस तरह से मैं ब्रिटिश सरकार की क्या कर रहा हूं, अकड़ निकाल रहा हूं, जो कुआं उनका भर चुका है उस कुएं में से। तो इस तरह उसने बताया कि हम ये काम भी करते हैं। आगे कहता है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि जो करुणा होती है, जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो दिन में क्यों जगे। और कौन सी पीड़ा, रुलाने वाली, जिसमें रोना आ जाए, जो बड़ी भयंकर है, जो रुला डालती है, वो करुणा दिन में पैदा नहीं होती, दिन में नहीं जागती। क्यों, क्योंकि दिन में तो हम सारा दिन काम में लीन रहते हैं, और जब काम में लीन रहते हैं तो वो पीड़ा नहीं सताती है। वो पीड़ा तो कब सताती है, जब हम रात को सोने लगते हैं, मतलब आराम का समय होता है, तब वो शरीर दुखता है सारा दिन काम किया हुआ, और तब जब वो पीड़ा है पूरी भयंकर रूप में हमारे शरीर को तोड़ती है, दुखाती है। इसलिए ये लाइन कही, इसलिए रात में गजब डा रही आली, इसलिए वो, हे आली, वो जो पीड़ा है ना, वो कब गजब डा रही है, रात में, क्योंकि अब हमें कोई काम है नहीं, और जब हमारा शरीर आराम से बैठा तो अब पता लगा कि उस सारा काम करने से हमें कितनी पीड़ाएं होती हैं, कितना कष्ट होता है, और कष्ट कैसा है, रुलाने वाला। तो इस तरह कवि ने हमें बताया कि मेरे दिन में करुणा क्यों नहीं आती, मैं रात में क्यों जाग रहा हूं, मैं रात में इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि ये पीड़ा मुझे सोने नहीं दे रही है, शरीर दुख रहा है पूरा का पूरा मेरा, तो मेरा तो जागने का रीजन है। तू क्यों जाग रही है, क्योंकि मैंने सारा दिन ये सारे काम किए हैं, ठीक है, कोल्हू चलाया है, पत्थर तोड़े हैं, मोट खींचा है, और कुआं खाली किया है, तो मैं तो अपनी करुणा के कारण, अपनी पीड़ा के कारण नहीं सो पा रहा हूं, क्योंकि रात को गजब डा रही मेरे शरीर के ऊपर, लेकिन तू क्यों जाग रही है। आगे देखिए, वही बात पूछता है वो कोयल से, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल रो रही हो, क्यों रो रही हो तुम, मेरे रोने का कारण है। मैंने बताया ना ऊपर कि मेरे तो रोने का कारण है, लेकिन तू इस शांत समय में, रात को समय शांत होता है, अंधकार को भेद कर, अंधकार को चीर कर, क्योंकि अंधकार भी अपने आप में छाया हुआ ना हर तरफ, तो जब वो आवाज जाएगी कोयल की तो अंधकार को भी चीरेगी और शांति भी भंग करेगी। तो इस शांत समय में अंधकार को चीर कर, हे कोयल तू क्यों रो रही है, मेरे तो रोने का कारण है। और आगे बताता है वो, एक अंदाजा और लगाता है कि क्या तू ऐसे बोल करके चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो, कि क्या तू चुपचाप मधुर मीठे विद्रोह के बीज इस बाती बो रही हो, क्या तुम हमारे मन के अंदर विद्रोह की भावना पैदा कर रही हो कि तुम खड़ा हो और जाकर क्या कर इस जेल से आजाद होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़। तो क्या तू क्या करना चाहती है, इस तरह रात को बोल करके हमारे मन के अंदर विद्रोह के बीज बोना चाहती है कि हम भड़क उठें और जाकर के अंग्रेजों से लड़ भिड़े। तो बोला क्या तेरा ये प्रयास है, इस कारण तू रात को उजाग रही है। आगे देखिए, तो इस तरह से उसने अपना क्या किया, चौथा रीजन भी बताया कि शायद रात को बोल करके कोयल क्या करना चाह रही है, हमारे अंदर विद्रोह के बीज बो रही है। तो कह रहा है कवि कि ठीक है तेरी बात तो कि तू विद्रोह के बीज तो बो रही है,
लड़ने के लिए हमें कह तो रही है, लेकिन लड़े कैसे? क्योंकि ये समय तो बड़ा काला है, बड़ा अंधकार से युक्त है। और काला किसका प्रतीक होता है? काला प्रतीक होता है दुख का, पीड़ा का, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, सब कुछ नकारात्मक हो, सब कुछ नेगेटिव हो। और वही चीज दर्शाने के लिए देखिए कितना अच्छा पैरा दिया, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। देखिए पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कितना बढ़िया है। काली काली सब शब्दों का अर्थ एक ही है। कहता है काली तू, कि तू खुद काली है, रजनी भी काली, और रात्रि भी कैसी है? काली है। रजनी मतलब रात्रि। शासन की करनी भी काली, इसके अलावा जो शासन है, शासन मैंने पहले बताया किसका था? अंग्रेजों का। उनके जो करनी है, उनके जो कार्य हैं वो भी काले हैं, मतलब बुरे हैं, सब कुछ बुरा ही बुरा है। ऐसे समय में जब सब कुछ काला ही काला है, तू भी काली, रात भी काली, शासन के कार्य भी काले, ऐसे समय में काली लहर कल्पना काली, कि मन के अंदर अगर कोई लहर भी उठती है, कोई कल्पना भी उठती है, तो वो भी काली उठती है, मतलब कोई अच्छी लहर भी नहीं उठती है, सब कुछ नकारात्मक ही मन में आता है। मेरी काल कोठरी काली, इसके अलावा जिस काल कोठरी में मैं बंद हूं, जिसमें मुझे बंद किया हुआ है, वो भी अपने आप में काली ही है। टोपी काली कमली काली, कि मैंने जो टोपी पहनी हुई कैदी पहनते हैं वो भी काली है, और मेरे कंबल भी जो है वो भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, कि जो मैंने लोहे की श्रृंखला पहनी हुई, लोहे की बेड़ियां पहनी हुई है, वो भी कैसे कलर की हैं? वो भी काली हैं। तो मतलब हर जगह काले काले का प्रतीक क्या है? उसके नकारात्मक भाव। कि देखिए कितना बुरा समय है ये, कितना खराब समय है, सब कुछ काला ही काला है, कुछ भी उज्जवल नहीं, कुछ भी सफेद नहीं, तो हर चीज काली है। और ऊपर से पैरे की हुंकृति की व्याली, कि जो पहरेदार है ना, उसकी जो हुंकार है वो नागिन की तरह फुंकार मार रही है। ब्याली होता है नागिन, मतलब नागिन की तरह फुंकार। नागिन की फुंकार सुनी ना आपने? एकदम से कितनी जोर से फूंक करती है वो, तो उसी तरह से उसकी किसकी आवाज है? पहरेदार की हुंकृति। जो पहरेदार रात को आवाज लगाता है, देखा होगा आपने, रात को जब पहरेदार बोलता जागते रहो होशियार खबरदार, ऐसी आवाजें निकालता रहता है वो, तो कहता है उसकी ये आवाज हमको सोने नहीं देती। वो भी सर्पिणी है भयंकर रूप से। तिस पर है गाली, और इतनी सब मुसीबतें होते हुए भी हमें क्या मिलती है? खाने के लिए खाना नहीं मिलता, खाने के लिए गालियां मिलती हैं। ए आली, ए सखी, तो बता हम कैसे विद्रोह करें? किस तरह से विद्रोह की भावना उठे? किस तरह हम जागे और किस तरह टक्कर लें? तो बेटा मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। न आया फिर से देख लें। अब और आगे जानने के लिए क्या करें? आप अगले पार्ट को देखिए, उसमें हम आगे चलते हैं। ध्यान दें।